School of Magic Season 2 Title दी डार्क एबिस ने शहर पर अटैक किया। आदर्श ने वास्तव में सोचा कि महान डीकन हेरेटिक ने इसे पूरी तरह से खो दिया है। इन पागलों से बातचीत करने की कोशिश करना मूर्खता थी। हालांकि जब आदर्श ने रजावत की भावुक निगाहों का अनुसरण किया तो उसे किसी तरह महसूस हुआ जैसे दुनिया के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से खत्म हो गई थी। आकाश में आदित्य नीदरलैंड के शासक से लड़ रहा था। ऊर्जा की तरंगें लगातार हवा में तरंगित हो रही थी, लेकिन जिस स्थान पर वे लड़ रहे थे वह छूट रहा था। बारिश में भीगा हुआ इलाका दीवारों से उतर रहे वॉलपेपर की तरह निकल गया था, जो अंतराल दिए वे अराजकता में डूबे हुए थे, जैसे कोई ब्लैक होल अचानक कहीं से प्रकट हो गया हो। हालांकि उसमें अंधेरे के अलावा कुछ और भी था। वह स्थान टूटकर मुड़ गया। अराजक ब्लैक होल धीरे धीरे बड़ा होता गया। यह एक छोटे से काले बिंदु से आकाश के नीचे एक विशाल अंतराल में विस्तारित हो गया। यहां से यह एक खाई की तरह लग रहा था, लेकिन यह संभवतः हवा में एक चौंकाने वाली खाई थी। मुड़ा हुआ स्थान बादलों तक फैला हुआ था, यहां तक कि घने बादल भी टूट गए, जिससे खंडों के बीच एक स्पष्ट छेद बन गया, जैसे कि आकाश का एक टुकड़ा अभी अभी गिरा हो। क्या वो भैरव की आंखें उसकी धंसी हुई आंखों के सॉकेट से लगभग बाहर निकल आई थी। जू मैंग और डू जियाओ आदर्श के करीब खड़े थे। वे दोनों सदमे में दूर की ओर देख रहे थे। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मुड़ी हुई जगह धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। खालीपन का विशाल अंतराल लगातार बढ़ता गया और धीरे धीरे कालेपन के अराजक घूमते भंवर में बदल गया। खाई के नीचे की जमीन अचानक तेजी से धंस गई। वह स्थान पहले से ही मरे हुए लोगों से रैग रहा था। फिर भी जैसे ही जमीन धंसी, 10,000 से अधिक मरे हुए लोग बस छेद में गिर गए। वे बारिश की बूंदों की तरह छेद में काले बिंदुओं के रूप में मरे हुए पदार्थ को गिरते हुए देख सकते थे। किसी को नहीं पता था कि जमीन कितनी गहराई तक धंसी हुई है। यह पूरी तरह से ऐसा लग रहा था मानो नर्क का प्रवेश द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो, या कोई आश्चर्यजनक रूप से बड़ा प्राणी अपना गला खोल रहा हो। प्रेतों की चीखें और मरे हुओं की दहाड़े लगातार बढ़ रही थी। दुनिया की सबसे भयानक, सबसे ठंडी आवाज उस विशाल गड्ढे से प्रकट हुई जो एक पल में ही बन गया था। यह एक 7,000 प्रेतों द्वारा उच्चारित चीखों का संयोजन था। वे वास्तव में नर्क की चीखें थी, जो अत्यधिक निराशा, घृणा और अत्यंत दर्द से भरी हुई थी। भले ही वे गड्ढे के अंदर का दृश्य नहीं देख सके, लेकिन मरे हुए लोगों की सेना की जबरदस्त चीखों से वे बस कल्पना कर सकते थे कि नीचे कैसा दिखेगा। यह डार्क एबिस है, किसी ने अचानक कहा, जिससे सभी की रीढ़ में सिरहन दौड़ पड़ी, क्योंकि उनके अपंग अंग कांपने लगे और उनकी खोपड़ी सुन्न होने लगी। डार्क एबिस को दूसरे शब्दों में कहे तो नर्क की भट्टी, एक जगह जहां लाशों को पहाड़ों में ढेर कर दिया गया था। कंकाल सतह को कवर कर रहे थे और प्रेत बादलों के आकार के रूप में विशाल थे। यह पौराणिक काला क्षेत्र था डार्क एबिस। घृणा और मृत्यु की उपस्थिति इतनी अधिक थी कि उन्होंने स्थान ही मोड़ दिया। लगभग हर मैजिशियन का मानना था कि यह नर्क का प्रवेश द्वार है। असली नर्क तो इसके ठीक नीचे पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि हर किसी की निगाहें ब्लैक होल की ओर आकर्षित हो रही थी। उनकी आत्माएं दूर जा रही थी। हालांकि हेरेटिक की तीखी हंसी अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी, जो उनकी नाजुक आत्माओं पर दम घोंटू प्रहार कर रही थी। यही वह उत्तर है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इतिहास के सबसे महान मैजिशियन ने अपना शाही मकबरा यही बनाया है।
यह नर्क से भी डरावनी जगह है। बेझिझक जाए और उसके साथ बातचीत करे। रजावत बहुत जोर से हंसा और बोलने लगा। उसका चेहरा उसकी हंसी से पूरी तरह से विकृत हो गया था, फिर भी उसकी भावुक आंखें अंधेरे रसतल को बेहद ईमानदारी से देख रही थी और उत्साह का एक संकेत था, जैसे कि वह तारों से भरे आकाश के शानदार दृश्य का आनंद ले रहा हो। क्या तुम कह रहे हैं कि प्राचीन राजा की शाही कब्र अंधेरी खाई के अंदर है? रहस्यमयी आदमी डर के मारे बोल उठा। मास्क के साथ भी हर कोई उसके चेहरे की मांसपेशियों को हिलता हुआ देख सकता था। दी डार्क एबिस, उत्तर था डार्क एबिस। हे भगवान, क्या ऐसी जगह भी कोई इंसान जा सकता है? एक काला क्षेत्र, मनुष्यों के लिए निषिद्ध स्थान। क्लॉक टावर पर मौजूद अधिकांश लोग सुपर मैजिशियन थे, फिर भी अंधेरे रसातल का सामना करते समय वे जो डरपोकन दिखा रहे थे, वो आपदा से बचने की कोशिश कर रहे असहाय आम लोगों से बहुत अलग नहीं था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शैतान नगरी इतना निडर था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रजावत वह सालन के जीवन के लिए मांगे गए उत्तर का आदान प्रदान करने का तैयार था। वास्तव में उत्तर जानने से स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि कोई अंधेरे रसातल से बिना किसी नुकसान के बाहर निकलने में सक्षम ना हो जाए। यह बिल्कुल असंभव था, यहां तक कि भैरव के लिए भी, जो उनमें से सबसे मजबूत मैजिशियन थे। आदित्य और नीदरलैंड के शासक को अंधेरे रसातल की ओर खींचा जा रहा है। अचानक कोई चिल्लाया। घंटा घर पर हंगामा हो गया। उनका ध्यान डार्क एबिस की ओर आकर्षित होने के कारण वे पूरी तरह से भूल गए थे कि आदित्य डार्क एबिस के ठीक ऊपर अराजक भंवर के अंदर नीदरलैंड के अस्थिर शासक से लड़ रहा था। पहले का अंधेरा अंतराल एक वास्तविक ब्लैक होल में विस्तारित हो गया था। वे हवा के भंवर को धीरे धीरे लेकिन बलपूर्वक स्पेस को तोड़ते हुए देख सकते थे। आदित्य और नीदरलैंड शासक दोनों को बल द्वारा पकड़ लिया गया। उन्होंने इससे बचने की कोशिश की, फिर भी उनके शरीर धीरे धीरे उनके नीचे नर्क की भट्टी की ओर खींचे जा रहे थे। वह सबसे शक्तिशाली सुपर मैजिशियनों और शासक कंकाल में से एक था, फिर भी वे काले निषिद्ध क्षेत्र की शक्ति से बच नहीं सके। शहर के लोग गले में अटके दिल से आदित्यों को देख रहे थे। ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके विचारों को उनके नायक के साथ अंधेरी खाई में घसीटा जा रहा था। जैसे कोई असहाय व्यक्ति एक विशाल दलदल में कदम रख रहा हो। आदर्श को भी जबरदस्त झटका लगा। उसकी आंखें खुली रह गई। उसने शुरू में सोचा था कि आदित्य अपनी ताकत से अंधेरे रसातल से मुक्त हो सकता है, फिर भी उसे और नीदरलैंड के शासक दोनों को नर्क के प्रवेश द्वार की ओर खींचा जा रहा था। जैसे ही वे गड्ढे में गिरे, किसी तरह ऐसा महसूस हुआ जैसे डार्क एबिस थोड़ा बड़ा हो गया है। आदर्श ने गड्ढे को घूर कर देखा। वह अभी भी आशा की अंतिम झलक पर टिका हुआ था। उम्मीद कर रहा था कि आदित्य अभी भी अंधेरे रसातल से बाहर निकल जाएगा, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। आदित्य गड्ढे में गिर गया था और नीदरलैंड का शासक भी गड्ढे में गिर गया था। डार्क एबिस इंसानों और मरे हुओं के बीच अंतर नहीं करता था। नीदरलैंड का शासक घबरा गया, क्योंकि वह भी गड्ढे के अंदर शून्यों में बदल जाएगा। मौन, पूरा स्थान मृत सन्नाटे में डूबा हुआ था, मानो प्रत्येक ध्वनि तरंग को भयानक रसातल की तह में सोख लिया गया हो। बारिश का पर्दा बादलों से जुड़ा रहा। मरे हुओं की सेना क्षितिज को कवर कर रही थी। धूसर आकाश और अंधेरी जमीन के बीच एक स्पेस भंवर था, जो एक अलग दुनिया और भयानक अंधेरे रसातल की ओर ले जाता हुआ प्रतीत होता था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे कोई भी नहीं समझ सका। एक ऐसा दृश्य जिसके बारे में हर कोई सोचता था कि यह केवल एक बुरे स्वप्न में ही प्रकट हो सकता है। वैसे शैतान नगरी की ओर से ईमानदारी के प्रतीक के रूप में मैं आपको एक और जानकारी भी बता सकता हूँ। क्या आप बाकी अधिकारियों को रिहा कर सकते हैं?
शानदार दृश्य का आनंद लेने के बाद हृतिक ने मुस्कुराते हुए कहा। भैरव अपनी जगह पर जमा हुआ था। जब उसने आदेश दिया तो वह निष्प्राण लग रहा था। रॉयल मैजिशियनों ने बाकी अधिकारियों को जाने दिया। लूजू, आरव, दक्ष और अन्यों को एक के बाद एक रिहा कर दिया गया। हालांकि जब उन्होंने अपने सामने भयावह दृश्य देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे वह जगह नर्क से बेहतर नहीं है। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल समारोह। डार्क एबिस शहर के करीब आ रहा है, आदर्श ने हृतिक के जारी रखने से पहले कहा। रजावत का असली नाम हृतिक था। जो उसकी असली पहचान थी हृतिक नाम से थी। शैतान नगरी का हृतिक रजावत। आदर्श के शब्दों ने भीड़ को बहुत बड़ा झटका दिया, इतना जोरदार कि प्रभाव से उनके आंतरिक अंग भी लगभग चकनाचूर हो गए। डार्क एबिस करीब आ रहा है। अंधेरी खाई भीतरी शहर की ओर बढ़ रही थी। झूमेंग प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। उसे तुरंत डार्क एबिस की पिछली कुछ झलकियां याद आ गई। पहली बार प्राचीन राजधानी के पश्चिम में लगभग 700 किलोमीटर दूर बहती रेत नदी के अंत में था। दूसरी बार जियांची में था जहां गांव स्थित थे। तीसरी बार शहर के उत्तर में केवल 30 किलोमीटर दूर था डार्क एबिस। इस बार तो यह बिल्कुल शहर में ही दिखाई दिया। भले ही सिटी नॉर्थ को पहले ही मरे हुए सागर ने निगल लिया था, यह हमेशा शहर की ओर बढ़ रहा था। यदि वह डार्क एबिस जो नीदरलैंड के शासक को आसानी से मार सकती थी, लाखों लोगों से भरे आंतरिक शहर के ठीक ऊपर दिखाई देती। झूमेंग कांप उठे। उसकी आंखें चौड़ी हो गई इस हद तक कि वे लगभग फट गई। उसने आगे इसकी कल्पना करने का साहस नहीं किया। डार्क एबिस का अगला अंतरिक्ष परिवर्तन आप सभी के लिए मृत्यु का समय होगा। चाहे इस शहर में तिलचट्टे या चूहों जैसे आम लोग हो, या आप उच्च पदों पर आसीन मैजिशियन हो, आप मरने वाले हैं। तुम सब मरने वाले हैं। हा, क्या त्योहार है। यह हमारे शैतान नगरी के लिए अब तक का सबसे महान समय है और हमारे सीनियर सालन इस त्योहार के दौरान भगवान बनने वाले हैं। हर कोई मृत्यु के देवता सालन के चरणों के सामने घुटने टेक देगा। वे उसकी बुद्धि और आविष्कार के सामने समर्पण कर देंगे। हृतिक के भावुक व्यवहार ने क्लॉक टावर पर मैजिशियनों के बीच की चुप्पी के विपरीत काम किया। यह पता चला कि डार्क एबिस हमेशा से शैतान नगरी की योजना थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि समीर डार्क एबिस के करीब रजावत से टकरा गया था, क्योंकि वे हमेशा इसके पीछे थे। स्थिति को देखते हुए क्या कोई अब भी सोचेगा कि सालन और उसके लोग सिर्फ लोगों का एक प्रेरक समूह थे? यह सालन वास्तव में मृत्यु का देवता था, अंधेरे का देवता जो मृत्यु की रचना करने के लिए जीवित था। उनकी नजर में मानव जीवन सिर्फ सस्ता नहीं था, एक शहर जो हजारों वर्षों से अस्तित्व में था, वह स्थान था जिसे उसने अपने उत्सव के लिए चुना था। जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तो शहर के आसपास के मरे हुए लोग उसके लिए अनुरक्षक थे। इस बीच शहर के लाखों लोगों की जिंदगियां और सुपर मैजिशियनों की निराशा और बलिदान चमकदार लाल के कालीन थे जिस पर वह कदम रखते हुए सीढ़ियों पर चढ़ेंगे और सबसे महान दफन के बीच में प्रार्थना करेंगे। सदी तो पूरी दुनिया बस कांप जाएंगी और उसके अधीन हो जाएगी। यह त्योहार केवल सालन का समारोह था, या कहे राज्याभिषेक टाइप। डार्क एबिस भयानक था, फिर भी सालन के दिल की तुलना में यह कितना डरावना था। महान डिकन हृतिक पहले से ही उत्तर की ओर पूजा कर रहा था। वह कितना धर्मनिष्ठ था यह देखकर लोग अचंभित हो गए। हालांकि जिसने उनके दिमाग पर सबसे अधिक प्रभाव डाला वह सालन था, जिसका दिल डार्क एबिस जितना ही भयानक था।
उन्होंने दुनिया को यह बताने के लिए उत्सव का आयोजन किया था कि मृत्यु के देवता सालन यही प्राचीन राजधानी में खड़े थे। हरित्ति को अपने दिल में व्याप्त निराशा के ऊपर पछतावा महसूस हो रहा था। यदि वे अपनी योजना के साथ आगे बढ़े तो शहर के लाखों लोग मर जाएंगे और सालन भी मर जाएगा। उस आदमी ने हर किसी को उससे डरने का मौका भी नहीं दिया। वह बिना किसी संदेह के मृत्यु का देवता कहलाने के योग्य था। हालांकि अब पछताने की क्या बात थी। भीतरी शहर के चारों ओर मरे हुए समुद्र के साथ कल की शाम के बाद डार्क एबिस संभवतः भीतरी शहर के ठीक बीच में दिखाई देगा। यह छोटा सा शहर नर्क की भट्टी में भस्म हो जाएगा। इसमें इसके अंदर मौजूद लाखों लोग भी शामिल होंगे। जैसा कि भैरव के गालों पर आंसू बहने लगे, वह असहाय होकर अपने घुटनों पर गिर गया। अत्यंत प्रतिभाशाली मैजिशियन इस समय एक निस्तेज बूढ़े व्यक्ति में बदल गया था। सालन, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन मैं भैरव तुमसे विनती कर रहा हूं, कृपया इस शहर के लोगों को बख्श दो। भैरव की आवाज कांप रही थी और रूंधी सी थी। क्लॉक टावर मैजिक एसोसिएशन के प्रतिष्ठित अध्यक्ष जिन दुर्जय स्पिलो में उन्होंने अपने पूरे जीवन में महारत हासिल की थी, वे केवल झाग और छाया थे। उसके पास केवल एक याचना भरी आवाज बची थी। अधिकारियों ने भैरव को अविश्वास से देखा। वह व्यक्ति जिसने कभी भी बुरे प्रभाव के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था, शैतान नगरी से दया की भीख मांग रहा था। वह रेड कार्डिगन सालन के सामने घुटने टेक रहा था। उसे कितना दुखी होने की जरूरत थी और ऐसा कुछ करने में सक्षम होने के लिए उसकी गरिमा कितनी नष्ट हो गई थी। वह रहस्यमयी व्यक्ति शून्य भाव के साथ वहीं खड़ा रहा। यह पता चला कि वह कभी भी शैतान नगरी की वास्तविक साजिश को जानने के करीब नहीं था। उसे पूरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। प्राचीन राजा की शाही कब्र अजय अंधेरी खाई में थी, या कहे डार्क एबिस में। डार्क एबिस अंततः आंतरिक शहर में बह जाएगा। सारी जगह नर्क की खाई में खींची जाने वाली थी। आशा की तथा कथित झलक वास्तव में हर किसी की आशा की आखिरी झलक छीन रही थी और उन्हें शैतान नगरी के भव्य समारोह के लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार होने का आग्रह कर रही थी। रहस्यमयी व्यक्ति की नजर उन अधिकारियों पर पड़ी जिन्हें रिहा कर दिया गया था। हर कोई एक ही निराशा और खाली चेहरे पर था। फिर भी वह जानता था कि उनमें से एक वास्तव में उसके दिल में हंस रहा था, एक शैतान की तरह जिसने शहर को काली जंजीरों से बंधे पैरों के नीचे रौंद दिया था। इससे कोई फायदा नहीं राष्ट्रपति, रहस्यमयी व्यक्ति ने भैरव जी को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। यदि सालन का असली लक्ष्य हजारों वर्षों से चले आ रहे मैजिक एसोसिएशन के अधिकार और गरिमा को रौंदना था, तो उसने यह पहले ही कर दिया था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा महान डीकन हेरेटिक ने उल्लेख किया था। सालन का लक्ष्य एक भगवान, मृत्यु का देवता बनना था जो पूरी दुनिया को चौंका देगा। उत्सव आवश्यक था, इस प्रकार पूरे शहर का विनाश हुआ। वे कब से उत्सव की योजना बना रहे थे? मैजिक एसोसिएशन को जितनी जानकारी थी, शैतान नगरी उससे भी अधिक रहस्यों को उजागर करने में कामयाब रहा था। वे गांवों के रहस्यों को जानते थे। अमृत झील गांवों से कैसे संबंधित था, डार्क एबिस के रहस्य और कहां दिखाई देगा इसे नियंत्रित करने का तरीका भी। क्या वे सचमुच इसी तरह अपनी मौत का इंतजार करने वाले थे? रहस्यमयी आदमी अभी भी भैरव जी का समर्थन कर रहा था। उसकी निगाहें अभी भी रिहा किए गए लोगों पर टिकी हुई थी और उनकी प्रतिक्रिया से कुछ संदिग्ध खोजने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा यदि हिरासत में रखे जाने से पहले उन्हें पता होता कि वास्तव में उन्हें मार दिया जाएगा, तो क्या उन्होंने वास्तव में इतनी आसानी से आत्मसमर्पण किया होता? हर किसी को जिंदा रहने की चाहत थी। भले ही उसने रॉयल मैजिशियनों को उन्हें पकड़ने और निष्पादित करने का आदेश दिया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि जिस व्यक्ति ने विरोध करने की कोशिश की वह सालन ही हो। अंदरूनी कलह से दोनों पक्षों को बस नुकसान उठाना पड़ेगा।
जैसे ही वह रहस्यमय व्यक्ति निराशा और क्रोध में खो गया, एक रॉयल मैजिशियन धीरे धीरे उसके पास आया और उसे एक पत्र दिया। रहस्यमय आदमी ने पत्र खोला। जब उसने उन प्रतीकों को देखा जिन्हें केवल वह ही पढ़ सकता था, तो उसकी आंखें चमक उठी। आखिरकार वह आदमी खबर वापस लाया। रहस्यमय आदमी ने तुरंत संदेश पढ़ा। जैसे जैसे वह सामग्री पढ़ता गया, उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदलती गई। अंत में उसके हाथ भी कांपने लगे। आशा है आखिरी पंक्ति ही वह वास्तविक आशा थी जिसकी उन्हें तलाश थी। रहस्यमय आदमी ने तुरंत फेंगू, आदर्श, समीर और अन्य लोगों की ओर देखा। फिर भी यह विचार करते हुए कि सालन अभी भी उनके बीच था, उसने तुरंत भैरव के कानों में कुछ फुसफुसाया। भैरव जी की खाली पुतलियां अंततः ठीक हो गई। क्या आप गंभीर हैं? क्या हम उस आदमी पर भरोसा कर सकते हैं? भैरव जी ने पूछा। हाँ, हम निश्चित रूप से कर सकते हैं, रहस्यमय आदमी ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन क्या वे वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? भैरव जी ने कहा। हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। यह हमारे पास एकमात्र मौका है, चाहे वो कितना भी पतला क्यों न हो, रहस्यमय आदमी ने दृढ़ता से कहा। आखिर क्या था उस पत्र में? जानेंगे हम कल के एपिसोड में। थैंक यू।